नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे से पहले प्रशासनिक अमला सक्रिय, राजधानी में प्रशासनिक तैयारियां तेज। गंगोत्री धाम के मंदिर दर्शन का समय बदला, सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खोलेंगे कपाट, सायकालीन आरती। घरेलू एलपीजी के व्यावसायिक उपयोग पर प्रशासन का शिकंजा, डोईवाला विकासनगर में 9 सिलेंडर किए गए जब्त। हरिद्वार कुंभ में हाथी और गुलदार के पहरे के लिए बनेगा पेट्रोलिंग ट्रैक, वन विभाग की टीम 24 घंटे करेगी गश्त। चंडीगढ़ में हमले के बाद दून में भाजपा कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। देहरादून में डीएम के खिलाफ वकीलों ने खुला मोर्चा, बोले स्थानांतरण नहीं होने तक सभी न्यायिक कार्य रहेंगे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार ध्रुव रौतेला को मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। ध्रुव रौतेला मीडिया जगत में लंबे समय से सक्रिय हैं और उन्हें पत्रकारिता का व्यापक अनुभव भी है। वो इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी के रूप में भी काम कर चुके हैं। कृतज्ञों अपने संगठन की मैं हार्दिक धन्यवाद आभार करता हूं और हमारे प्रदेश के युवा यशस्वी योग्य ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय गुरु भाई बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी का, जो उन्होंने मुझ जैसे युवा को आगे बढ़ा के एक मौका दिया है, सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है। और जहाँ तक आप जैसे पत्रकार साथियों ने मुझे बताया है कि अभी तक जितने भी दायित्व दिए गए हैं टोटल, उनमें से सबसे युवा मैं ही हूँ। तो इस तरीके से मैं उत्तराखंड के समस्त युवाओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का, हमारे गुरु हमारे पिता तुल्य आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी का, हमारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का कृतज्ञता है, आभार व्यक्त करता हूँ। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। वीकेंड की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों में ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वीकेंड की छुट्टियों के चलते सरोवर नगरी नैनीताल समेत उत्तराखंड के समूचे पहाड़ों में इन दिनों पर्यटक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों के नैनीताल पहुंचने से नगर में जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को पसीना बहाना पड़ रहा है। नगर की सभी पार्किंग पर्यटक वाहनों से पैक हो चुकी है। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वो नैनीताल की ठंडी हवाओं और खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने आए हैं। नैनीताल तो मतलब जैसे भी हमें लीव मिलती है ना, 1 दिन या 2 दिन हम सभी लोग नैनीताल आते हैं। एक्चुअली मेरा ससुराल भी दिल्ली है और मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं, तो हम इंजॉय करने के लिए सिर्फ नैनीताल ही आते हैं, क्योंकि हर जगह से मतलब जो हमें सबसे बेस्ट लोकेशन लगती है वो हमें नैनीताल लगती है। बहुत अच्छा लगा आके, हम पूरा का पूरा इंजॉय कर रहे हैं। हमारा छोटा बेबी भी, उसको होपफुली अच्छा रहा। हम छोड़ के आए हैं होटल में, हमने बहुत इंजॉय किया। बीच में रिमझिम बारिश भी हुई तो मौसम का पूरा लुत्फ उठाया। हम राजस्थान से हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ड्राई है, सूखापन है। यहाँ के बहुत अच्छा लगा। इनिशियली लग रहा था हमें ड्राई है, बट बारिश पड़ी, उसके बाद ठंडक हो गई है मौसम में। एक्चुअली हम तो कल ही आए हैं तो मौसम तो बहुत बढ़िया है, कुछ भी कहें मौसम बहुत अच्छा है। पूरा नॉर्थ में गर्मी है, लेकिन यहाँ लग नहीं रहा कि वही नवंबर वाला महीना महसूस हो रहा है। पूरा में भी बहुत मज़ा आया, बट बारिश आने से थोड़ा सा जल्दी आ गए लौट के। बारिश तेज़ हो गया था, अभी आ गया तो रुक गई है। कुछ बहुत अच्छा है, जैसे हम कल ही आए हैं तो कल के हिसाब से थोड़े वेदर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे घूमने फिरने की जगह भी बहुत अच्छी है। आई थिंक आपको विजिट करना चाहिए। यहाँ पे मतलब मंडी वगैरह है बहुत अच्छी है, और हम यहाँ पे बोटिंग वगैरह एक्सेट्रा कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे और फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे सब कुछ है, ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत अच्छा वेदर है। आप हमसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। कि ये पर्यटन व्यवसाय को एक संजीवनी मिली है, और जहाँ गैस की किल्लत है
है और लोगों को संशय है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और बहुत क्वेरीज टाइप की भी आ रही हैं। उसके बावजूद इतनी भीड़ नैनीताल में उमड़ी है और ये लगता है सीज़न का आगाज़ है और सरकार को व्यवस्थाएं बनानी चाहिए कि कोई परेशानी किसी को ना हो। और पुलिस से ज़रा हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि किसी को परेशान ना करें और आराम से उनको लाएं यहाँ पे। बहुत अच्छा काम चल रहा है, 100% संजीवनी मिली हुई है, बहुत अच्छा कारोबार है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। बीते दिन हरीश रावत की शीर्ष से नाराजगी और मौन धारण ने उत्तराखंड कांग्रेस में उथल पुथल मचा दी है, जिस वजह से कांग्रेस के अंदर अंदरूनी गुटबाजी जगजाहिर हो गई है और उत्तराखंड कांग्रेस में नेताओं के बीच आपसी टेंशन भी बढ़ गई है। वहीं इस गुटबाजी में स्पष्ट देखा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं और कांग्रेस विधायकों के बीच टशन कितनी जोरदार है। इसी बीच भाजपा के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने हरीश रावत से उनके आवास पर मुलाकात की, जो एक चर्चा का विषय बन गई है। खजान दास जी क्योंकि पुराने साथी रहे हैं, वो मिलने गए हैं, उनसे ये शिष्टाचार भेंट है जो कि उन्होंने खुद अपनी पोस्ट में शेयर किया है और ये कोई मायने नहीं है इनके। जब आप समझिए हरीश रावत जी हमारे इतने वरिष्ठ नेता हैं, जब उनसे मुख्यमंत्री जी शिष्टाचार भेंट करने जाते हैं, एक नहीं कई बार जाते हैं, उसके बाद वो उनके मन को यहाँ से वहां नहीं कर पाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की तो ये कोशिश और साजिश रहती है कि आप किस तरीके से जो है दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तोड़ने का कार्य करें। लेकिन ये कह रही हूँ कि असफल प्रयास जो उन्होंने किया है और इस बात को एक शिष्टाचार मुलाकात से ही देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसके मायने निकालने चाहिए। जो मायने पता है भाजपा निकालने की कोशिश कर रही है, बट वो उसकी कोशिश फेल हुई। और अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला स्थित लच्छीवाला नेचर वाटर पार्क में 1 अप्रैल से 15 जून तक चलने वाले समर फेस्ट की शुरुआत हो गई है। इस दौरान आयोजित हो रहे वाइल्ड समर फेस्ट के तहत पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए कई आकर्षक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। समर कार्निवल के तहत बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, विभिन्न प्रतियोगिताएं और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बिकॉज जो है इस सीज़न तो हमारा हर साल ही होता है, हमारे 2-3 महीने बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन जो फुटफॉल आ रहा है हम चाह रहे हैं उसे कैसे नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट करें। तो बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ हर संडे सैटरडे हमने प्लान करने के सोचा है, जिसमें हम लोकल NGOs की, लोकल SHGs की और स्कूल्स को हम पार्टिसिपेट करने के लिए बोलेंगे कि आप आइए पार्टिसिपेट कीजिए, और कुछ कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से उनको लगातार हम नेचर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हाँ, हम थोड़ा सा ये है कि जैसे बोला ही है कि इसकी जो प्रारूप है हम थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नहाने के पर्पज़ से लोग यहाँ ना आए। और आगे बढ़ते खबरों में, रुद्रपुर की इंडियन गैस एजेंसी पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। भारी भीड़, लंबी कतारें और अव्यवस्थित वितरण से लोग परेशान नजर आए हैं। सूचना मिलते ही महापौर विकास शर्मा मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान ठेकेदार को सख्त फटकार लगाई गई और बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जसपाल नाम का एक व्यक्ति है जो वहाँ पर ठेकेदार में काम करता है, उसके लोग उसकी गाड़ियाँ वितरण का काम करती हैं। शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पर कुछ लोग सिलेंडर लेकर के खड़े हो गए, लाइन लगा लिया है सुबह से। यद्यपि जिलाधिकारी महोदय के आदेश से स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है कि गैस गोदामों पर गैस का वितरण नहीं होगा, और आज भी वहाँ पर गैस का वितरण नहीं किया गया है। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि कुछ लोग ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि आप जाइए गोदाम पर लाइन लगाइए तो दबाव बनेगा, मिल जाएगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। जो वहाँ पर खड़े थे उनको वहाँ से हटा दिया गया है। हाँ, एक बात जरूर चिंता का विषय है कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो 15-16 तारीख की पर्ची लेके भी घूम रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि जब ये तय हो गया प्रशासन से कि सबको घर में गैस पहुँचेगी और फिर गैस नहीं पहुँच रही है, तो कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही है और लगातार गैस आ रही है। अगर कहीं बैकलॉग भी होता है तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो लेट चलता है, लेकिन अगर किसी की 15 तारीख की गैस बुकिंग है और उसे गैस नहीं मिल रही है, तो मैं कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं ठेकेदार इसमें संलिप्त है और एजेंसी जो है वो ठेकेदार पर डिपेंड है। और कहीं ना कहीं ये जो एजेंसियां हैं, क्योंकि एक इनकी अलग ही संस्था चलती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सुधार की आवश्यकता है।
और अब खबर नैनीताल से है, जहां भीमताल क्षेत्र में मवेशियों के लिए चारा लेने जंगल गई सूर्या गांव की 55 वर्षीय हंसी देवी को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। सुबह घर से चारा लेने जंगल पहुंची हंसी देवा को देखते ही घात लगाकर बैठे गुलदार ने अचानक हमला कर दिया और घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। पीड़िता की चीख पुकार सुनकर लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक गुलदार ने वृद्धा को मौत के घाट उतार दिया था। इतनी सारी समस्याएं हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। पहली समस्या है कि आपकी बॉर्डर की समस्या है। उत्तराखंड में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे अभी से करते नजर आ रहे हैं। लगातार प्रदेश के सभी दलों द्वारा कई नए कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर सदस्यता देकर अपने अपने कुनबे को बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हाल ही में हरीश रावत बढ़ती महंगाई को विषय बनाकर 15 दिनों के लिए मौन धारण करते हुए राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाने की बात सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए जताते हुए नजर आए थे। लेकिन हरीश रावत के द्वारा धारण किया गया मौन किस बात का संकेत दे रहा था, ये किसी को नहीं पता चला। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता व प्रदेश कांग्रेस के बड़े सभी दिग्गज नेताओं के सानिध्य में पूर्व में भाजपा में कार्य कर चुके कई नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया गया था। इससे पहले इस विषय पर बैठक की गई और उस बैठक के दौरान कई नामों पर चर्चा हुई। वहीं हरीश रावत अपने कुछ करीबी सहयोगियों की पार्टी में वापसी चाहते थे, जिसमें रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी का नाम भी शामिल था। संजय नेगी के नाम पर पार्टी के कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस घटनाक्रम से नाराज होकर हरीश रावत बैठक बीच में छोड़कर बाहर चले गए। इसके बाद उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी नाराजगी साफ तौर पर सामने आ चुकी थी। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने राजनीति से अस्थायी दूरी बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन वहीं अगर रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी की बात सुने तो उनका कहना है कि उनकी कांग्रेस के किसी भी नेता से किसी विषय पर बात नहीं की गई। अगर उन्हें सदस्यता देने की बात कही भी जा रही है तो वो उनके कार्यों को देखकर की जा रही होगी। कुल मिलाकर इस विषय को हरीश रावत के असंतोष और पार्टी में अंदरूनी कलह के रूप में देखा जा रहा है, जो आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती भी बनती नजर आ रही है। जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि चुनावों में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेता हरीश रावत को लेकर अपनी हमदर्दी दिखाते भी नजर आ रहे हैं। माँ की नवरात्रि के अवसर पर मेरा ये सांकेतिक मौन व्रत उन लाखों उपभोक्ता भाई बहनों को समर्पित है जो बिजली और पानी की बढ़ने वाली दरों से अभी से झुलसने लग गए हैं। दरें बढ़ी भी नहीं हैं, लेकिन वो पहले से ही झुलस रहे हैं। महंगाई के आगोश में हर घर बुरी तरीके से त्रस्त है। मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना कर रहा हूँ, माँ कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि लोगों का बोझ कुछ कम हो। देखिए, आज अगर चर्चा संजय नेगी की हो रही है और जितने लोगों ने ज्वाइन किया उसमें निश्चित रूप से वो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो जीतने वाले कैंडिडेट है। और मेरे को जहाँ से मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है तो कांग्रेस ने ये मन बनाया है कि इस बार एक एक सीट महत्वपूर्ण है और जो है हम जिताऊ कैंडिडेट को ही जो है टिकट देंगे। तो इसलिए मैं चर्चा में आया हूँ, क्योंकि मेरी तो बातचीत ना प्रदेश अध्यक्ष जी से हुई है कांग्रेस के, ना ही सीएलपी लीडर से हुई है, ना मेरी हरीश रावत जी से कोई बातचीत हुई थी ज्वाइन करने की। और बिना कहे अगर मेरे को ज्वाइनिंग की बातें चल रही तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जमीन पर मैं मजबूत होगा, इसलिए मेरी चर्चा हुई। हरीश रावत तो मैंने कहा कि कांग्रेस पे टिप्पणी करना एक तर्कसंगत नहीं होगा, उनका आपस का पार्टी का मामला है। किंतु मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक वरिष्ठ लीडर की अगर अनदेखी होती है तो फिर उस पार्टी का क्या होगा वो तो ईश्वर ही जानेगा। किंतु मुझे लग रहा है कि जो खींचातानी जो चल रही है, जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो आम जनमानस को दिख रहा है, वो ठीक नहीं। 27 में देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ हम इन सारी टीका टिप्पणी में कुछ नहीं, ये सब किसी से कोई नहीं है। हरीश भाई का बड़ा योगदान कांग्रेस के लिए है, उत्तराखंड के लिए है, कुंजवाल जी का भी है, सभी ठीक है। धामी मेरा छोटा भाई है, वो कुछ जैसे अब वो छोटा भाई है, नौजवान का जोश है, अब वो कुछ बोल रहा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन कांग्रेस सरकार आने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती।
आगामी 2027 विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में हैं। दरअसल रावत रामनगर के नेता संजय नेगी को कांग्रेस में शामिल करवाना चाहते हैं। कांग्रेस का थिंक टैंक इसके लिए तैयार नहीं हुआ। हरीश रावत ने अपनी नाराजगी जताने के लिए 27 मार्च को 15 दिन के राजनीतिक अवकाश की घोषणा कर दी थी। 28 मार्च को 6 नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन किया। इसके बाद कुछ नेताओं की बयानबाजी हुई जो हरीश रावत के समर्थक माने जाते हैं, जिसके दबाव में हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को लक्ष्य करके बयान दे दिया। इसके बाद धारचूला विधायक हरीश धामी ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने हरीश रावत के समर्थन में सामूहिक इस्तीफे का आह्वान तक कर दिया, जिससे कहा जा सकता है कि अब तक अपनी जीत का दावा करने वाली कांग्रेस के लिए ये क्षण आने वाले चुनावों से पहले बड़ा ही गंभीर बन गया। जिसके बाद कांग्रेस अपनी सफाई देती दिखाई दे रही है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस की चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, सभी जगह एक औखान है, पहाड़ों में तो खास तौर पर है कि तलवार का कटा हुआ वो ठीक हो सकता है, लेकिन मुंह से बोली हुई जबान या फिर कलम से लिखी हुई जो बातें होती हैं वो सदा रह जाती हैं। और जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस में लोग अदला बदली हो रहे हैं और एक दूसरे पर इतनी घटिया किस्म की टिप्पणी करते हैं, कभी उनको फुटे कारतूस बताते हैं या कभी उनको खत्म माल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये एक बहुत ही निंदनीय विषय है। और इस प्रकार से जो कांग्रेस भी उनको बताती है कि वहां पर तो हमारे ही आदमी है, तो ये भी एक तरफ से सत्य ही है कि वहां पर उनके भी आदमी है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये सिर्फ समय अवसरवादी का है। पार्टी से सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप अपने घर का जो सरफुटौल है, जो गुटबाजी है, उस पर ध्यान दीजिए और दूसरों के घरों में ताका झाकी मत करिए। और आप दूसरों के घर में ही ताका झाकी करते रह गए, यही वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से लेकर के तीरथ सिंह रावत जी, अरविंद पांडे से लेकर के मुन्ना सिंह चौहान जी, और उसके बाद जो है आपने देखा किस तरीके से अजेंद्र अजय जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है सोशल मीडिया से ले करके और जो है सदन में बात रखने का कार्य कर रहे हैं। हमारे घर का मसला है और हमारे यहाँ अगर किसी व्यक्ति को कोई नाराजगी है उसको बोलने का अधिकार है। देखिए, कांग्रेस तो वैसे ही खत्म थी, लेकिन कांग्रेस में अस्तित्व की लड़ाई है। कांग्रेस कभी जनता के लिए नहीं लगती है। कांग्रेस में सिर्फ ऐसा होता है कि सत्ता में आने के लिए उनका ये होता है कि विरोधी लहर का हम लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के कई नेताओं का हमने भाषण सुना, तो उनका ये था कि कुछ मत करिए, कुछ काम मत करिए, लेकिन यहाँ पर प्रदेश में हमेशा अल्टा पलटी होती है। अगर हम घर में भी बैठ रही है, ये कांग्रेस के बड़े नेताओं का वक्तव्य था, मैं उन नेताओं का नाम अभी सार्वजनिक नहीं करूँगा, वक्त आने में करूँगा, कि उनका ये है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगर सत्ता है तो फिर दूसरी बार कांग्रेस की आती है, अगर कांग्रेस की है तो उसके बाद दूसरी बार भाजपा की आती है। अब तक अपने दिग्गज नेताओं के बल पर जीत के ताज को निहारती कांग्रेस पार्टी के लिए हरीश रावत की नाराजगी और पार्टी के अंदरूनी कलह 2027 विधानसभा चुनावों से पहले कहीं न कहीं प्रदेश की सत्ता को पाने के लिए जद्दोजहद करती कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक दिखाई देने लगी है। पूरी पार्टी में उथल पुथल भी मची है। वहीं इस विषय के चलते ये साफ है कि कांग्रेस अपनी पार्टी को दुरुस्त करती हुई दिखाई दे रही है। इस आंतरिक कलह का सीधा फायदा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, जो पहले से ही मजबूत स्थिति में है। कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर बढ़ती ये गुटबाजी 2027 के चुनाव से पहले पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अगर समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो पार्टी को एक बार फिर से सत्ता से दूर रहना पड़ सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में दून पुलिस ने खोए हुए मोबाइलों को उनके स्वामियों को लौटाकर उनके चेहरों पर मुस्कान वापस ला दी है। बता दें कि दून साइबर क्राइम सेल की टीम द्वारा कड़ी मेहनत व लगन से ये काम किया गया। सर्विलांस के माध्यम से उत्तराखंड व बाहरी राज्यों से व देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों से 415 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। साइबर सेल देहरादून के माध्यम से साइबर सेल इंचार्ज और जो हमारे सीओ ऑप्स हैं, उनकी टीम के द्वारा पिछले 6 माह में देहरादून जनपद से खोए या मिसप्लेस हुए मोबाइल फ़ोनों की रिकवरी के बाद आज उनको उनके जो ओनर्स हैं उनको दिया जाएगा, जो मोबाइल जिनसे बिलोंग करते हैं। इसमें अभी तक कुल 413 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 70 लाख के आसपास आकी गई है। ये कार्रवाई लगातार अनवरत चल रही है। अभी जो मोबाइल फ़ोन 103 ओनर को यहाँ बुलाया गया है, जिनको भी ये सौंपे जाएंगे, उसके बाद जो भी फ़ोन हमारे इस पास मिसप्लेस हो जाते हैं, हमारा साइबर सेल इस पर लगातार काम करता है।
और अब खबर खटीमा से है, जहां विधायक भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार की गेहूं खरीद नीति को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने किसानों की सहूलियत के लिए मंडी के बजाय गांव में ही क्रय केंद्र स्थापित करने की पुरजोर मांग की है। विधायक कापड़ी का कहना है कि 64 गांवों के विशाल क्षेत्र के लिए मात्र 35 क्रय केंद्र ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने मांग की है कि अशोक फार्म, कुआखेड़ा, भूड़िया, थारू और मछोला जैसे गाँव में जो केंद्र पहले संचालित थे और अब बंद कर दिए गए, उन्हें तुरंत फिर से शुरू किया जाए। हमने सरकार से मांग करी थी कि समय पर गेहूं क्रय केंद्र खोले जाएं और एक सुनिश्चित ऐसी व्यवस्था तय की जाए कि जिससे किसानों के गेहूं को जो है सही मूल्य, सरकारी मूल्य मिल पाए। तो सरकार ने खटीमा में 35 क्रय केंद्र खोले और 35 क्रय केंद्रों में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें 75% जो है उसको मंडी में शिफ्ट कर दिया है, कि वो सारे क्रय केंद्र मंडी में शिफ्ट कर दिए हैं गांव में होने की जगह। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 52वें कृषि मेले में कुमाऊं और गढ़वाल के किसानों ने प्रतिभाग किया। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 52वें कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के कृषि सचिव मांगी लाल जाट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कृषि सचिव मांगी लाल जाट ने मेले का उद्घाटन किया। पूरे गांव सेचुरेट किए है, जिसका स्कोप है उत्तराखंड सरकार उसको आगे लेके जा रही है। तो बहुत सारी नई तकनीकियां हैं, मुझे लगता है किसान भी नई तकनीकों की तरफ आगे आ रहे हैं और हम भी आगे ले जा रहे हैं। तो सारे मिलजुल के करेंगे तो हम पहाड़ को भी संरक्षित करेंगे और किसान और खेती की दिशा को भी और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां मुखानी थाना क्षेत्र में हुई 2 बड़ी चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस वार्ता में बताया कि स्थानीय पुलिस और एसओजी टीम ने चोरियों का खुलासा करते हुए एक शातिर अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 9 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी और नकदी बरामद की है। मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि संगठित अपराध और गुंडा एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई करना है। इसी के अंतर्गत पीएचक्यू द्वारा एक सघन अभियान चलाया जा रहा है, उसके नाम है ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार के तहत हमारा पुलिस फोर्स मुस्तैद होकर विभिन्न जगहों पर जो है संदिग्धों के ऊपर चेकिंग करती रहती है। बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत आज हमको बेहतरीन सफलता मिला है। 3 तारीख के दिन में बैक टू बैक 3 घंटे के अंतराल में एक गैंग ने संगठित होकर केमू बस स्टैंड और आपका मीरा मार्ग पर लगातार जो है 2-3 वारदातों को अंजाम दिया, जहां पर बल प्रयोग करके उनसे लोगों से मोबाइल की सीना चपटी करने की वारदातें जो है सामने आई। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को सफलतापूर्वक सुरक्षित संपन्न कराने को पुलिस महकमा खासा सक्रिय हो गया है। एएसपी मनोज ठाकुर ने बताया कि पौड़ी जिले के कीर्तिनगर पुल से सिरोबगढ़ तक तकरीबन 22 किलोमीटर यात्रा मार्ग पर विशेष फोकस किया जा रहा है। चारधाम यात्रा में हमारा लक्ष्मण झूला से लेके श्रीनगर, पौड़ी और उधर से रुद्रप्रयाग का जो रूट है वो काफ़ी व्यस्त रूट रहता है और उसके लिए समय समय पे जो हमारे द्वारा तैयारी की जाती है और अभी चारधाम रूट चालू होने वाला है तो उस संदर्भ में पुलिस का व्यवस्थापन किया जाता है। अलग अलग पॉइंट्स पे पुलिस सहायता केंद्र बनाए जाते हैं जो जिन्हें आप पर्यटन चौकी के रूप में भी कह सकते हैं और साथ ही में होमगार्ड, पीआरडी की अतिरिक्त मांग भी की जाती है।
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।